हालांकि महिला उसे दरवाजा ठीक करने और खाने के लिए जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि लड़की हड्डी मांस की बनी हुई है। ग्रे नायक को समझाता है कि वहां हुए एक युद्ध के दौरान यांगुक ने याबुर के कई सदस्यों का इलाज करने में मदद की, साथ ही कई बार सिरी के पिता का मुफ्त में इलाज किया। यही वजह है कि वे उसे अपना रक्षक मानते हैं। ताया जोर से पूछती है कि गिरोह का नौकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है जिसे उनके बॉस का रक्षक माना जाता है। जाहिर है लड़की को यह सुनना पसंद नहीं है। उसकी ओर देखते हुए नायक कहता है कि हर कोई उसे बॉस कहता है, लेकिन लड़की सिर्फ एक प्रतीकात्मक व्यक्ति है। वह उस पर कूद पड़ती है, उसके चारों ओर कई तार लपेटती है, खास तौर पर उसकी गर्दन पर ध्यान केंद्रित करती है। सिरी उसे कोसती है, कहती है कि वह शुरू से ही आराम से चल रही है, लेकिन वह बदमाश आभारी नहीं लगता। आत्मविश्वास से लबरेज लड़की उससे कहती है कि वह जो कुछ भी कहती है उसे दोहराए। नायक को एहसास होता है कि वे तार सामान्य नहीं है। उनके तनाव को देखना अलग बात है। उसे आश्चर्य होता है जब वह व्यक्ति दावा करता है कि उसे यह बात उससे बेहतर पता होगी, और कहता है कि जब वह वहां था तो इमारतों के अंदर जो लोग तैनात थे उनमें से कुछ ने अपने हथियारों को एक खास जगह पर निशाना बनाया हुआ था। घुसपैठिए को निशाना बनाने के बजाय वे अपने खुद के मालिक को निशाना बना रहे थे। कह रहे थे कि जबकि बाहरी तौर पर सब कुछ गतिरोध जैसा दिखता है, वह अंदर से नियंत्रित कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं करती है। जिस समय वह उसके पास पहुंचा, लड़के ने सिरी से महिला के रेस्तरां में मिलने के लिए कहा क्योंकि वहां बहुत सारे जासूस थे। उन्होंने पूछा कि उन्हें वहां इमारतें खरीदने का आदेश किसने दिया, ये सोचकर कि क्या यह ओजांग था। जबकि लड़की तार को और कसती है, नायक दावा करता है कि केवल एक आखिरी विकल्प है, ये पूछते हुए कि क्या ये चियांगू था। लेकिन लड़की स्पष्ट रूप से गुस्से में तार खींचती है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, सारे तार टूट चुके थे। हाथ में खंजर लिए टीए कहता है कि उसे उसका जवाब मिल गया है। शहर में कहीं और एक आलीशान घर में एक आदमी कांच की खिड़की पर धमाका कर रहा था। निर्देशक से उसे बचाने की भीख मांग रहा था। कह रहा था कि लेबनन के साथ असफल सौदे के बावजूद वह गारंटी देता है कि वह 2 महीने में दोगुना राजस्व जुटाएगा। दूसरी ओर निर्देशक फोन पर पूछ रहा था कि क्या हुआ। जासूस कहता है कि एक घुसपैठिया पहले सिरी के पास आया था। उसने दावा किया कि लड़के ने उन्हें देखा होगा और पूछा कि उसे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एक पिंजरा खुलने लगता है जिसमें कुछ बिल्ली के बच्चे होते हैं। एक भूखा शेर उसी यार्ड में बाहर निकलता है जहां आदमी था। हताश आदमी जानवर को वापस रहने के लिए कहता है। निर्देशक से बेतहाशा विनती करता है, एक और मौका देने की विनती करता है। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, आदमी कुछ नहीं करता। आदमी को जानवर द्वारा मारे जाने और खा जाने देता है। उसे जो फोटो मिली उसमें नायक का चेहरा पूरी तरह से खुला हुआ था, जिससे निर्देशक को यह दिलचस्प लगा। इनो उन्हें उस बच्चे को जीवित उसके पास लाने का आदेश देता है। टीए का कहना है कि जाहिर तौर पर पूरे तीसरे जिले के पीछे जो था वह वास्तव में चियांगू था। इसके अलावा लड़की ने उनसे निपटने का कारण यह नहीं बताया कि उसे धमकाया जा रहा है। सिरी शिकायत करने लगती है कि वह लड़का कौन है। आखिरकार उसने उसके तारों को ऐसे काटा जैसे वे कुछ भी नहीं थे, भले ही वे केवल फाइबर से बने उसके सबसे अच्छे हथियार हों। वह परोक्ष रूप से सवाल करती है कि वह कौन है। नायक उसे आश्वस्त करता है कि वह चीनू को मारने के लिए पूरे देश में सबसे अच्छा व्यक्ति है। जाहिर है कि यह उसे और भी उलझन में डाल देता है। वह दावा करता है कि अगर चीनू उसकी समस्या है तो उसे लगता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। ग्रे उसे आश्वस्त करता है कि वह नायक पर भरोसा कर सकती है। जब बूढ़ी महिला आती है तो वह हैरान हो जाती है। यांग सुक भी सूरी से कहता है कि वह उस लड़के पर भरोसा कर सकती है। यह उसे और भी चौंका देता है क्योंकि महिला आमतौर पर किसी भी चीज में दखल नहीं देती है। इसके साथ ही वह टेबल से उतर जाती है। जैसे ही वह चलती है, लड़की कहती है कि अगर यह कुछ लोगों को मारने का मामला होता तो सब कुछ पहले ही हल हो चुका होता। चिढ़कर वह चेतावनी देती है कि यह उसकी आखिरी चेतावनी है और ताहा को जिले से चले जाने के लिए कहती है। वह तीनों को रेस्तरां में छोड़कर चली जाती है। बाद में नायक और बूढ़ी महिला बाहर धूम्रपान कर रहे हैं। वह उसे पहले मदद करने की कोशिश करने के लिए धन्यवाद देता है जब उसने लड़की से पूछा कि अगर मामला चियांगू सदस्यों से निपटने का है तो उस पर भरोसा करें, लेकिन यांगुक सिर्फ इतना कहता है कि यह सच है और अगर इस देश में उनके खिलाफ खड़े होने में सक्षम कोई और है तो शिकायत करें। नायक पूछता है कि चियांगों के भीतर गुप्त रूप से उस सारी गड़बड़ी की साजिश किसने रची। महिला कहती है कि यह इलेक्ट्रिक कंपनी इनो का निदेशक था जो उसे आश्वस्त करता था कि वह कीड़ा हमेशा हर चीज के पीछे होता है। वह कहती है कि जब याबिर सूरी के पूर्व नेता के पिता पुनर्विकास युद्ध में लगभग मर गए थे तो वह आदमी उन्हें अस्पताल ले गया था। लेकिन केवल वे दोनों ही जानते हैं कि बाकी पड़ोस के लोग सोचते हैं कि वह मर गया है।
क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो प्रतिरोध होता और वे सब मर जाते। यांग सूक ने स्वीकार किया कि वह चाहती है कि सूरी के पिता की मृत्यु के बिना ही सब कुछ हल हो जाए, और उसने पूछा कि क्या टीए इसमें मदद कर सकता है। वे एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। कोई व्यक्ति भी एक होने की सूचना देता है और चेतावनी देता है कि लक्ष्य उनकी नजर में है। वे पूछते हैं कि क्या कोई बातचीत हुई थी। जासूस हाँ कहता है, पुष्टि करता है कि यांग सुक ने घुसपैठिए से मदद मांगी थी, दावा करते हुए कि उस आदमी को पढ़ना मुश्किल है, इसलिए उसे नहीं पता कि जवाब क्या था। यह निजी कंपनी पीक का एक भाड़े का सिपाही था। दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने संभावना जताई है कि वह व्यक्ति भाड़े का सिपाही है। बी एक कहता है कि किसी भी तरह से उन्हें बस उसे जीवित लाना होगा। उसका सहकर्मी रेस्तरां से महिला और लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन भाड़े का सिपाही कहता है कि वे अनावश्यक हैं, दावा करता है कि वह उन सभी को मार देगा। लेकिन ती पहले से ही उसके पीछे था। जब वह उसकी उपस्थिति को देखता है तो वह बहुत चौंक जाता है। नायक तेजी से उसके हाथ पर प्रहार करता है, जिससे वह अपना हथियार इस्तेमाल नहीं कर पाता, और उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो जाती है। उसका सहकर्मी पूछता है कि अगर बी एक ठीक है तो क्या हुआ। उसे पहले ही जवाब देने के लिए कहता है, लेकिन भाड़े का सिपाही अभी भी चाकू निकालने की कोशिश कर रहा है जो उसके हाथ में घोंपा गया था। इस बीच लड़का शांति से उस जगह पर चला जाता है जहां उसका दुश्मन पहले उसे देख रहा था। वह जमीन पर पड़ा रेडियो उठाता है, कहता है कि वह भी एक है और चिंता न करें, अलविदा कहता है और कहता है कि वह जल्द ही उनसे मिल जाएगा। अगले दिन कुछ समय बाद चिहो के निजी अस्पताल में एक लड़का कुछ खाता है और कहता है कि उसने कल सभी अनुबंध पूरे करने के लिए कहा था, और पूछता है कि क्या शेरे ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया है। लड़की कहती है कि वह सभी को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, और कहती है कि इस तरह वे बाद में समस्याओं से बचेंगे। उसके पिता मशीनों के जरिए सांस ले रहे थे और स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे थे। इनो का कहना है कि वह वास्तव में बेकार लोगों को इंसान के रूप में नहीं देखता। आदमी के पैर में कुछ चुभोते हुए पागल दावा करता है कि उसके नजरिए से वे सिर्फ मांस के टुकड़े हैं। जाहिर है, लड़की चौंक जाती है और उस पर चिल्लाती है। अभी भी अपने पिता को कांटे से मारते हुए निर्देशक कहता है कि मशीनें पागलों की तरह बीप कर रही हैं, यह दावा करते हुए कि यह साबित करता है कि वह जीवित है। वह कहता है कि वह मांस के उस टुकड़े को जीवित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। सूरी बहुत ही हिल गई, उसे आश्वस्त करती है कि वह समझती है, कहती है कि वह सभी हस्ताक्षरित दस्तावेज चाहे जो भी कीमत हो लेकर आएगी। वह कांपती है और इनु से रुकने की विनती करती है, कहती है कि वह ठीक वैसा ही करेगी जैसा उसने कहा था। वह लड़की का चेहरा पकड़ लेता है और वह उससे अपने पिता को अकेला छोड़ने की विनती करती है। संकी उसे रात की महिला कहता है, उसे आश्वस्त करता है कि अगर वह उसके सभी आदेशों का पालन करती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर है, वह गुस्से में है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। क्रीक कहता है कि उसे वह विद्रोही रूप देखना अच्छा लगता है। उसका दावा है कि यह उसे वश में करने लायक है। उसे एक कागज दिखाते हुए आदमी पूछता है कि क्या वह कल उस आदमी से मिली थी। नीचे देखते हुए वह अभी भी थोड़ी हतप्रभ लगती है। लड़की नायक की एक तस्वीर देखती है जबकि इनु दावा करता है कि वह उससे मिलना चाहता है। उसे दिन खत्म होने से पहले उसे लाने के लिए कहता है। वह रोना बंद कर देती है, फिर भी फोटो को देखती रहती है। जब वह चला जाता है तो लड़का उसे न भूलने के लिए कहता है कि अगर वह उन्हें धोखा देती है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। एक डॉक्टर निर्देशक के सामने झुकता है। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के लिफ्ट की ओर चला जाता है। जब वह किसी को फोन करता है जो फोन नहीं उठाता, तो लिफ्ट में एक और व्यक्ति भी था। इनु चिढ़ जाता है, पूछता है कि वे अपराधी क्या कर रहे हैं कि वे जवाब नहीं दे रहे हैं। कहता है कि उसने उन्हें ताइहा को खोजने का आदेश दिया था। वह अंदर दूसरे व्यक्ति को देखते हुए शिकायत करता रहता है। जैसा कि अपेक्षित था, यह नायक है जो निर्देशक को घूरता रहता है। लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का बस उसका कान काट देता है। वास्तव में समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। इनु नीचे देखता है और वह टुकड़ा देखता है जो लिया गया था। जाहिर है, वह निराशा में चिल्लाना शुरू कर देता है। ताइगा कहता है कि उसने अफवाहों के माध्यम से इसके बारे में सुना, यह कहते हुए कि जाहिर तौर पर निर्देशक उसके पीछे था। लड़का पूछता है कि क्या नायक जानता भी है कि वह कौन है। एक मुक्का मारकर खत्म करने की कोशिश करता है। इनु पूछता है कि लड़के ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, याद करते हुए कि यांगुक के साथ अपनी बातचीत के दौरान उसने उसे बताया कि पुनर्विकास युद्ध में चियांग वू ने भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था। वे पीक कंपनी के लोग थे, निर्दयी हत्यारे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। नायक पूछता है कि क्या निर्देशक को वाकई लगता है कि अगर वह इस पर और पैसे खर्च कर दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भाड़े के सैनिकों के डॉग टैग को पकड़ते हुए ताहा घोषणा करता है कि अगर वह आदमी खून खराबा चाहता है तो उसे खुद को बहता हुआ देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह पागल के मुंह में सारे टैग फेंक देता है। मनोरोगी इमो को भरोसा दिलाता है कि चाहे वह कहीं भी हो या कभी भी वह उसे ढूंढ लेगा और अब से दिन में एक बार उसे चाकू मारेगा। इसके साथ ही वह तैयार होने और निशाना साधने के लिए कहता है और कहता है शिकार अब शुरू होता है। कुछ समय बाद वह आदमी हताश होकर भाग रहा था, यह सोचकर कि क्या हो रहा है। नायक के शांत तरीके से उसके पास पहुंचने पर वह जमीन पर गिर गया। निर्देशक चिल्लाया, उसे रोकने के लिए विनती की। रोते हुए उसने उससे और करीब न आने की विनती की। ताई ने सभी गार्डों को मार दिया था, जो उसके शांत व्यवहार को स्पष्ट करता है। लड़के ने उसके पैर पर चाकू से वार किया। उसने उस आदमी से कहा कि वह नाटक करना बंद करे। उसे आश्वासन दिया कि फेमोरल क्षेत्र में बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, इसलिए उसे गंभीर चोट नहीं लगेगी। जैसे ही उसने ब्लेड निकाला, नायक ने कहा कि उसने जिन अन्य जगहों पर वार किया था उनकी तुलना में यह इतना बुरा नहीं था। अपने चाकू को साफ करते हुए उसने कहा कि वह उसे कल देखेगा। कुछ समय बाद एक तरह की त्योहार की पेंटिंग दिखाई देती है। शोलोंग शराब पीता है और बताता है कि 15 निर्देशकों में से 7 उसके सहयोगी हैं। 6 लोग उपराष्ट्रपति का समर्थन करते हैं और शेष 2 तटस्थ हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यह शर्म की बात है। एक अन्य व्यक्ति ने सहमति जताते हुए कहा कि वे शायद ही कल्पना कर सकते हैं कि दिवंगत राष्ट्रपति इस बात से कितने व्यथित होंगे। वे कहते हैं कि 2 तटस्थ सदस्यों को केवल कार्रवाई से ही राजी किया जा सकता है। यह आश्वासन देते हुए कि युवा उपाध्यक्ष से आगे निकल रहे हैं। हालांकि अप्रत्याशित रूप से च ने इंगू को बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि वह जैंगजियो पुनर्विकास मामले पर काम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या वह बैठक तक अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। घबराए हुए निर्देशक बस सहमत होते हैं, उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। लेकिन वह आदमी हंसना शुरू कर देता है। उससे पूछता है कि वह इतना औपचारिक न हो और वह इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है। डरावने लहजे में आदमी अपने सहयोगी से कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहता है ताकि वे भविष्य में किसी भी शत्रुता से बच सकें। अपने नवीनतम घाव पर अपना हाथ रखते हुए इंगो आश्वासन देता है कि वह नहीं चाहता कि चीजें इस तरह से घटित हों। बाद में वह अपनी कार की ओर चलता है। वह पीछे की सीट पर बैठता है। आदमी उसे कोसता है, दावा करता है कि वह अगली बार उसे बर्बाद कर देगा। उसका ड्राइवर पूछता है कि क्या उसे घर ले जाना चाहिए। निर्देशक अपनी सीट पर लात मारता है, सवाल करता है कि क्या इस तरह का सवाल भी जरूरी है। जैसे ही एनिंगो हर उस चीज को लॉक करता है जिसे लॉक किया जा सकता है। ताह यात्री सीट पर दिखाई देता है, पूछता है कि क्या उस आदमी ने कोई अपराध किया है। जाहिर है आदमी को यकीन नहीं होता कि वह वहां आया था। अपना ब्लेड निकालते हुए नायक कहता है कि जाहिर है कि उस पैर में ज्यादा शिक्षा नहीं है। जल्दी से उसे आदमी के घुटने में घोंप देता है। इससे निर्देशक बुरी तरह चिल्लाता है। इसके बाद मनोरोगी शांतिपूर्वक बाहर निकल जाता है और कहता है कि वह कल वापस आएगा। भयभीत इनो पूछती है कि वह कौन है और वह ऐसा क्यों करता रहता है, यह बताते हुए कि अगर आदमी बात नहीं करता है तो उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। रात हो जाती है। टीए का कहना है कि यह पहले से ही 7वां दिन है और भले ही वह उसे गैर घातक क्षेत्रों में छुरा घोंप रहा है, निर्देशक निश्चित रूप से अपनी सीमा तक पहुंच रहा होगा। वह सिरी से कहता है कि भले ही वे उसे सौंप दे, उसका समूह फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। वे पूछते हैं कि नायक निर्देशक के पीछे जाने के बारे में क्या सोच रहा था। दावा करता है कि उन्हें बाहर निकालना बहुत कठिन था। उनमें से एक ने अपने मालिक से उसे मारने की अनुमति मांगी, कहा कि अगर वे उसे सौंप देते हैं तो एक और युद्ध छिड़ जाएगा। शेर सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वह उन्हें बताने के लिए वहां क्यों आया। लेकिन टेगा केवल इतना कहता है कि त्रुटि 307 है। वह कहता है कि हालांकि दोनों गार्डों का दावा है कि वह कुछ भी नहीं समझता है, वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है। ये जानते हुए भी कि सब कुछ ची और गो की वजह से है, वह अभी भी उनके परिवारों के लिए दृढ़ है। वह कहता है कि अगर वह सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना चाहती है तो उन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था, सवाल करते हुए कि उन्होंने जवाबी हमला क्यों नहीं किया। हालांकि शेरे ने बस अपना सिर नीचे कर लिया, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि क्या कहना है। जाते हुए तागा कहता है कि निर्देशक खुद ही इससे निपटने की कोशिश करेगा क्योंकि वह परिषद को परेशान नहीं कर सकता और उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है। ओरांग पूछता है कि लड़के को इस सबसे क्या हासिल होता है। वह दावा करता है कि वह चियांगों के भीतर निर्देशक की उपाधि अर्जित करेगा। बाद में उसी घर में जहां इंगू ने एक बार अपने अधीनस्थ को खाने के लिए एक शेर छोड़ा था,
एक आदमी कहता है कि यह उन दोनों के लिए एक त्रासदी है। भाड़े की कंपनी पीट के सीईओ का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शक्तिशाली निर्देशक किसी बाहरी व्यक्ति से इस तरह का अपमान सहेंगे। लेकिन इनो उस आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, दावा करता है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा है क्योंकि उसे यह पसंद है। धूम्रपान करते हुए वह नायक को कोसता है, ये कहते हुए कि अगर यह परिषद की बैठक के लिए नहीं होता तो यह पहले ही हल हो चुका होता। बीमार पूछता है कि वह इसे सीधे क्यों नहीं लाता, लेकिन आदमी इस संभावना से सख्ती से इनकार करता है। वह आश्वासन देता है कि वे प्रतीकात्मक रूप से उस बैठक को इस तरह बुलाते हैं, दावा करते हैं कि यह चियांगो को पूरी तरह से पुनर्गठित कर सकता है। वह कहता है कि उसने हमेशा चोंग के साथ दोस्ती बनाए रखी है और एक बार जब वह आखिरकार नियुक्त हो जाता है तो उसके पास एक तरह का आदमी होगा। वह उससे कहता है कि यह सबसे अच्छा है कि वह भी अपना सब कुछ दे, क्योंकि अगर परियोजना विफल हो जाती है तो उस आदमी को भी उसके साथ जुड़ने के लिए दंडित किया जाएगा। इसके साथ ही इनसेक्ट कहता है कि साइको अपने आदमियों को संभालने में कामयाब रहा ताकि वह खुद ही बैकग्राउंड चेक कर सके। वह पूछता है कि क्या इन्होंने इटली के सालनोस के बारे में सुना है। आदमी स्वीकार करता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है, ये पूछते हुए कि क्या ये किसी तरह का माफिया है। सीईओ पुष्टि करते हैं, दावा करते हैं कि वे पागल हैं। वह कहते हैं कि लड़का उनमें से एक है जिसका नाम वेंडेटा है, उनका सबसे अच्छा जल्लाद। एकमात्र ज्ञात बात यह है कि वह एशियाई है। वह कहता है कि चूंकि वह शिन्बू में एक वरिष्ठ निदेशक है, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बीमार होने पर वह पूछता है कि उसे कितने की आवश्यकता होगी। वह कहता है कि यदि कोई परमाणु बम दिखाई देता है तो उन्हें अपना खुद का एक बनाने की आवश्यकता होगी, ये घोषणा करते हुए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है उसे कोरिया बुलाया गया है। वह कहता है कि जेरोम एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रतिशोध के साथ 2 बार रास्ते पार कर गया और कहानी बताने के लिए जीवित रहा। हालांकि निर्देशक का कहना है कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए था जिसे नायक समझता हो, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बस बच गया हो। फिर भी वह व्यक्ति समझाता है कि लड़का एक गद्दार का पीछा करने के लिए बदनाम है, यहां तक कि दुनिया के छोर तक भी। वह एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक बार वेंडेट्टा एक गद्दार का शिकार करने के लिए अमेज़न के जंगल में गया और केवल कीड़े खाकर जीवित रहा। इनो पूछता है कि क्या ये जेरोम को दौड़ने में अच्छा नहीं बनाता है, लेकिन इनसेक्ट जवाब देता है कि यदि ऐसा होता तो वह तुरंत नहीं आता। सीईओ कहता है कि कमीशन $7 लाख पहले, $3 लाख बाद में और $3 लाख ब्रोकरेज के रूप में है। उनका दावा है कि उनके और उनके आदमियों के लिए उस आदमी को लाना बहुत कठिन था। आदमी पूछता है कि 6 में से कितने आदमी अभी भी बचे हैं। वह आश्वासन देता है कि यदि वह चाहता है कि उसकी कंपनी शामिल हो तो भुगतान दोगुना करना होगा। निर्देशक उन्हें कॉल करके बेसमेंट की पहली मंजिल पर $200 किलोग्राम नकद लाने का आदेश देता है। इसके साथ ही लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। अंदर कुछ रोशनी में चमकता है। वह सीईओ से पूछता है कि क्या वास्तव में एक आदमी को मारने के लिए $1.30 मिलियन खर्च करना समझदारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त से अधिक है, तथा कहा कि उन्हें एक सार्थक बातचीत की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति कहीं से एक ब्लूप्रिंट देख रहा था। ग्रे कहता है कि यह निर्देशक की संपत्ति का ब्लूप्रिंट है और उसने एक सुरक्षा कंपनी से संपर्क करके पोस्टर खरीदा है। टी पूछता है कि वह इसे कैसे खरीदने में कामयाब रहा। लड़का कहता है कि चियांगो के अपने बीमाकर्ता को छोड़कर बाकी सभी पैसे के लिए व्यापार करते हैं। आखिरकार चियो हमेशा किसी भी ऐसे व्यक्ति को बदलने के लिए तैयार रहता है जो लाभ नहीं कमाता है। दूसरे शब्दों में, उनके कर्मचारियों में कोई वफादारी नहीं है। ये सुनकर नायक कहता है कि अगर उसके दादाजी ने ऐसी बात सुनी होती तो वे कब्र से उठ खड़े होते। लड़का समझाता है कि इनो का अधिकांश शेड्यूल मुख्यालय से भेजा जाता है, इसलिए यह जोखिम भरा है। सबसे अच्छा समय रात 10 बजे है। हालांकि उन्हें पता चलता है कि उनके पास पहले बेसमेंट फ्लो का ब्लूप्रिंट नहीं है। ग्रे कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि एक मौजूद है क्योंकि वहां सीढ़ियां और लिफ्ट हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ब्लूप्रिंट खुद निर्देशक के पास हो सकता है। उन्होंने देखा कि बी एक क्रुक वाक्यांश कई बार दिखाई देता है और उनके अध्ययन के आधार पर यह निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला किसी प्रकार का सीमेंट है। चूंकि यह नमी, रसायनों और मौसम के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है, इसलिए इसका उपयोग ध्वनिरोधी दीवारों और यहां तक कि चिड़ियाघरों में भी किया जाता है। ये सुनकर नायक एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। ताहा लड़के से उसे एक एहसान करने के लिए कहता है। ग्रे कहते हैं कि वह सुन रहे हैं। वेंडेट्टा लड़के के करीब जाता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। वह अचानक क्यों पूछता है, लेकिन नायक बस इतना कहता है कि उसे लगता है कि वह उससे मिल जाएगा। ग्रे का कहना है कि उसके घर पर भी ऐसी ही चीजें हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने वाला होगा। हालांकि
हेगा का दावा है कि ऐसी चीजों के लिए कोई खास प्रकार की चीज नहीं होती है और वह बच्चे से कहता है कि वह किसी भी घुसपैठिए के लिए सीसीटीवी पर नजर रखे। उसके बाद वह शांति से रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। कोई पूछता है कि क्या वह फिर से बाहर जा रहा है। होरोग पूछता है कि क्या पागल फिर से निर्देशक को भड़काने वाला है। नायक कहता है कि यह सोचना मुश्किल है कि हर 24 घंटे में चाकू घोंपने वाला कोई व्यक्ति इसे सिर्फ उकसावे के तौर पर देखेगा। वह कहता है कि वह 90 के दशक की क्रांति के समय से ही यहाँ है, इसलिए वह जानता है कि असली प्रतिभा को कैसे पहचाना जाता है। फिर भी उसने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना था और पूछता है कि वह बच्चा कौन है। ताहा पूछता है कि अगर वह आदमी जान जाए कि वह कौन है तो क्या कुछ बदलेगा। बड़ा आदमी इससे थोड़ा चिढ़ता हुआ लगता है। वह चेतावनी देता है कि अगर उसने स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया तो उसे बॉस के लिए खतरा माना जाएगा और उसे वहीं खत्म करना होगा। नायक बस उदासीनता से देखता है, कहता है कि वह आदमी अपने प्रतिद्वंद्वी के कौशल को जानता है और फिर भी लाभ पाने के लिए योजना बनाने के बजाय निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहता है। दावा करता है कि जाहिर तौर पर वह ओज़ोग गिरोह का हिस्सा हुआ करता था। जाते समय वेंडेट्टा कहता है कि उसे भी उसके हुनर पर भरोसा है। यही वजह है कि वह इस जगह को उसके जाने तक उसकी देखरेख में छोड़ रहा है। उसे आश्वासन देता है कि अगर कोई पुनर्विकास होता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे मुआवजा देगा, शुरू में दी गई राशि से 10 गुना ज्यादा की पेशकश करेगा। आखिरकार रात हो जाती है। निर्देशक की हवेली पहले की तरह शांत हो जाती है। नायक प्रवेश द्वार की सुरक्षा को चकमा देकर भागने में सफल हो गया था। कुछ सावधानी के साथ हत्यारा धीरे धीरे दरवाजा खोलता है, अपने चाकू का इस्तेमाल करके उसे खुला रखता है। फिर वह अपने लक्ष्य की तलाश में कमरों में घूमना शुरू कर देता है। ये देखकर कि सब कुछ कितना शांत है और सभी लाइटें बंद हैं, ताहात को लगता है कि हिरण निर्देशक अभी तक वापस नहीं आया है। लेकिन उसने सीढ़ियों को देखा जिसके बारे में ग्रे को संदेह था कि वह पहली तहखाने की मंजिल तक जाती है। सोच रहा था कि क्या वह प्रवेश द्वार है, और इसलिए पागल बस सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देता है। एक कांच की खिड़की के सामने रुकता है जो शेर के निवास स्थान को दिखाती है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। इनो एक स्पीकर बॉक्स के माध्यम से बोलता है। उसे फिर से देखकर अच्छा लगा। जाहिर है वेंडेट्टा को पता चलता है कि यह एक जाल है। निर्देशक का कहना है कि उन्हें शुरू से ही संदेह था कि उन्होंने अपने शेड्यूल पर पकड़ बना ली है। आखिरकार बच्चा हमेशा जानता था कि कब हमला करना है, हत्यारे को घिनौना कीड़ा कहता है। इसके साथ ही शेर का पिंजरा खुल जाता है। आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नायक चाकुओं से कितना कुशल है, वह कभी भी 2 शेरों का सामना नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक रूप से बिल्लियां दहाड़ना शुरू कर देती हैं, अपने शिकारी स्वभाव को दिखाती हैं। और आप कहते हैं कि ओजन गिरोह के कारण वह तीसरे जिले में कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब उसके पास सही बहाना है। ये घोषणा करते हुए कि जैसे ही उसे जिंदा खा लिया जाएगा, हथियारबंद हत्यारों के घुसपैठ के कारण ये जगह गिर जाएगी। यह आश्वासन देते हुए कि आज रात लड़के और तीसरे पड़ोस के सभी बदमाशों का सफाया कर दिया जाएगा। शेरों को नाम से पुकारते हुए निर्देशक उन्हें हमला करने का आदेश देता है। इसके साथ ही शेर उसके पास आने लगते हैं, जल्दी से अपने शिकार की ओर भागते हैं। स्वाभाविक रूप से नायक को भी ऐसे पल में डर लगता है। हालांकि वह फ्लेमथ्रोवर निकालता है और फिर भी उनके नामों की आलोचना करता है, कहता है कि दोनों नर हैं, उन्हें गोलियों से मार गिराता है। ये देखकर इंगू को अब समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि उसकी पूरी योजना विफल हो गई है। निर्देशक पूछता है कि क्या वह बंदूक थी, ये सोचकर कि मनोरोगी अपने चाकू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि टीए कहता है कि खंजर इंसानों के लिए है और पूछता है कि क्या वह लड़का सोचता है कि वह किसी कॉमिक बुक में है और कल्पना करता है कि कोई ऐसा करेगा। फोन पर बात करते हुए वह ग्रे से संपर्क करता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अभी भी एक सिग्नल है। अपने हाथ से पट्टी काटते हुए वह चेतावनी देता है कि जल्द ही एक हमला होने वाला है। लड़के से सिरी को तैयार होने के लिए कहने के लिए कहता है। इसके साथ ही इंगू डर और घबराहट में कांपने लगता है, एक कहानी याद करते हुए कि कैसे वह एक गद्दार का शिकार करने के लिए अमेज़न में घुसा, 1 महीने तक जीवित रहा, केवल कीड़े खाए। वह और भी कसकर बंद हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि नायक किस शांति से फोन पर बात करता है। वेंडेट्टा ने कैमरे में भयावह रूप से देखा और कहा कि जब तक ग्रे अपना काम करेगा वह निर्देशक का शिकार करेगा। लड़का सभी को सूचित करता है कि ची और बो वहां जा रहे हैं, विशेष रूप से पीक कंपनी के बारे में चेतावनी देते हुए, पुष्टि करते हुए कि संदेश टीहा के साथ समाप्त होता है जो उनसे उसके लौटने का इंतजार करने के लिए कहता है और वह तुम्हें पकड़ने जा रहा है। इसके अलावा चूंकि वह लड़ाई अपरिहार्य है, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प उनका सामना करना है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह सभी का अंत होगा। सम्राट गिरोह के सदस्य क्रोधित हैं,
उनका दावा है कि घोटालेबाज इतनी अराजकता फैलाने के बाद भाग गया होगा। ग्रे अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है, उन्हें आश्वासन देता है कि वह वापस आएगा, लेकिन लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे को ये भी नहीं पता कि पिछला युद्ध कैसे हुआ था। उन्होंने उल्लेख किया कि उसकी उम्र के बच्चे मर गए, उनके माता पिता आज भी शोक मना रहे हैं। लड़के को रोकते हुए यांग सुक सभी को यह आश्वासन भी देता है कि टोजो वापस आएगा। कुछ लोग सवाल करते हैं कि उस आदमी का उसके लिए क्या मतलब है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति ने घोषणा की कि यह पर्याप्त है। सहायक सुआन सभी को चुप रहने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि यह निर्णय उन्हें नहीं लेना है। वह अपने बॉस से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। लड़की भी स्पष्ट रूप से चिढ़ गई थी और चिंतित थी। सूरी कहती है कि उसने आखिरी युद्ध नहीं देखा, क्योंकि जब वह वापस आई तो यह पहले ही खत्म हो चुका था। उन्हें भ्रमित करते हुए लड़की कहती है कि उसे अपने पिता को खोने का डर था और इस वजह से वह शेनबू की कठपुतली बन गई। उन्हें धोखा देने के लिए माफी मांगते हुए वह दावा करती है कि अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है, इसलिए याबिर गिरोह के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर चिम को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना चाहिए। इंसिक ने बताया कि निर्देशक की योजना तीसरे जिले में रहने वाले सभी लोगों को मारने की है। चूंकि किसी भी संपत्ति के मालिक के पास महत्वपूर्ण अपार्टमेंट का अधिकार नहीं है, इसलिए निर्माण कंपनी लग्जरी अपार्टमेंट बेचकर अधिक लाभ कमा सकती है। भले ही ओजोन के साथ युद्धविराम उन्हें घुसपैठिए प्रतिशोध और हत्यारे द्वारा उसका पीछा करने की उपस्थिति के साथ हमला करने से रोकता है, लेकिन कहानी बदल जाती है। उसके आदमियों का कहना है कि जाहिर तौर पर हत्यारा एक जालसाज है। गंजा आदमी पुष्टि करता है, दावा करता है कि यह घृणित चियान गो अपने काम में अच्छा है, चेतावनी देता है कि जब तक ओजन गिरोह नहीं आ जाता तब तक उनके लिए लड़ाई से दूर रहना सख्त जरूरी है, क्योंकि प्रतिशोध और वह आदमी जिम्मेदार होगा। जेरहम सब कुछ बेपरवाही से देख रहा था। उसने स्वीकार किया कि उसे शुरू में कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यह वास्तव में उसे फिर से आकर्षित करने लगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध की गंध आ रही है। उन्होंने बताया कि कोरिया एक बहुत ही दिलचस्प देश है। कंपनी के सीईओ ने उन्हें ड्रोन चालू करने का आदेश दिया। इसके साथ ही एक वैन को एक गली में दिखाया गया, दूसरी को लड़ाकू ड्रोन से घिरे पार्किंग स्थल में दिखाया गया। उन सभी के शरीर पर बम लगे हुए थे, और 6 ने कहा कि पिछले युद्ध के विपरीत उन्हें अब खुद को छोटे हथियारों तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वह हंसते हुए दावा करते हैं कि वे भाड़े के सैनिक हैं। जब तक पैसा है तब तक कोई नियम नहीं है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे हर लड़ाई जीतेंगे। जब एक कार हाईवे पर तेज गति से जा रही हो और आप सीईओ से पूछें कि क्या उसके आदमी पहरे पर हैं, तो आप उसे ठीक से पुष्टि करने के लिए बेताब हैं। वह आदमी उसे शांत रहने के लिए कहता है, उसे आश्वस्त करता है कि निदेशक को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके 70% आदमी पहरे पर हैं। वह ड्राइवर की सीट के पीछे लात मारना शुरू कर देता है तथा गंजे आदमी से कहता है कि वह कहे कि सार्वजनिक सौना में चाकू घोंपने के बाद उन्हें केवल आसपास के वातावरण पर नजर रखने का निर्देश दिया, तथा दावा किया कि मनोरोगी ने उसे शिकार बनाने की धमकी दी थी। नायक एक कार के अंदर था और इन्होंने नोटिस किया और कहा कि वेंडट्टा आ रहा है। ता ने खुद से सोचा कि निर्देशक की सभी कारों में ट्रैकर लगाना निश्चित रूप से इसके लायक था। इसके अलावा वह इस बात को लेकर चिंतित है कि ग्रे और अन्य लोग जिले में चीजों को कैसे संभालेंगे। उनका दावा है कि उन्हें इसे जल्द ही खत्म करने की जरूरत है। सुरक्षा कारों में से एक में एक गार्ड ड्राइवर को चेतावनी देता है कि हत्यारा उनके ठीक पीछे है। लड़का सवाल करता है कि उस पागल व्यक्ति को कैसे पता चला कि वे वहां थे। गोली चलाने की तैयारी करते समय सैनिक पूछता है कि यह प्रतिशोधी आदमी वास्तव में कितना निडर है। इसके साथ ही वह ड्राइवर को निशाना बनाते हुए विंडशील्ड पर गोलियों की बौछार करता है। किसी तरह नायक बिना किसी चोट के बच निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसकी कार नियंत्रण खोती हुई लगती है। सुरक्षा गार्ड दूसरों को चेतावनी देता है कि उनके पीछे का काला हिस्सा लक्ष्य है। एक बस ताया के वाहन के साथ संरेखित होती है। वह यह देखकर हैरान है कि जब वे सभी को सतर्क रहने का आदेश देते हैं, कई सैनिक खिड़की से अपनी राइफलें तैयार करते हैं, ये कहते हुए कि वे उसे सांस लेने का मौका नहीं देंगे। हालांकि नायक जल्दी से ब्रेक लगाता है और खुद को बैरियर में फेंक देता है। वह एक दरवाजा तोड़ता है और साथ ही कार से बाहर कूदता है। इसे डामर पर एक तरह के स्केटबोर्ड की तरह इस्तेमाल करता है। जाहिर है उसकी कार आगे पलट जाती है। वह चौंककर पीछे देखता है और यह सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। आखिरकार कई कारों के अलावा 2 मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं जिन पर हथियारबंद सैनिक सवार हैं। इस प्रकार वह उनमें से एक को नीचे गिराने के लिए दरवाजे का उपयोग करता है, कूदता है और दूसरे गार्ड के हेलमेट को तोड़ने के लिए घुटने से हमला करता है। जल्दी से उन दोनों को बाहर निकालता है।
वह अपने लिए एक मोटरसाइकिल चुराता है, जितनी तेजी से वह निर्देशक को पकड़ने के लिए तेज गति से आगे बढ़ता है। किसी कारण से एस्कॉर्ट वाहनों में से एक कार रैंप वाला ट्रक था। एक गार्ड ने कहा कि उन्हें उस पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। उसने अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश दिया।